अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखो और जानो के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसन कामरे। आज की इस वीडियो में हम तुर्की ड्रामों के हवाले से डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त एक तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल गाजी सरकारी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और तुर्की ड्रामा दिखाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये ड्रामा कौन सा है और क्या किरदार है, इस हवाले से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये भी कि पाकिस्तान में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुर्की ड्रामे जो हैं वो सरकारी सतह पर नशर किए जाने लगे हैं। तुर्की दुनिया में क्या बड़ी तब्दीलियां करने वाला है। 2023 तुर्की के लिए क्यों अहम है। आलमी ताकतें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक तुर्की से क्यों खाइफ हैं। आज की इस वीडियो में इन बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया कि तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल गाजी आवाम में इस वक्त बहुत मकबूल है और ये सरकारी टीवी चैनल पर नशर किया जा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक और ड्रामा यूनुस एमरे दिखाने की ख्वाहिश का इजहार किया है और ये सेनेटर फैसल जावेद ने अपने एक ट्वीट में बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहते हैं कि यूनुस एमरे ड्रामा जो है वो कौम को दिखाया जाए। यूनुस एमरे ड्रामा जो है ये 2 सीज़न पर मुश्तमिल है। इसका पहला सीज़न 2015 में और दूसरा सीज़न 2016 में दिखाया गया और इसकी टोटल जो एपिसोड्स हैं वो 45 हैं, यानी 45 एक साल पर मुश्तमिल ये ड्रामा अब पाकिस्तान में भी दिखाया जाएगा। यूनुस एमरे तुर्की के एक मशहूर सूफी शायर और दरवेश हैं। आप 1230 में तुर्की के एक गांव सारी कुएं में पैदा हुए जो जदीद तुर्की में एम्परे के नाम से जाना जाता है। यूनुस एमरे को शुरू से ही इल्म हासिल करने का बहुत शौक था और बहुत सारी खानकाहों से अपनी इल्म की प्यास बुझाते रहे। यूनुस एमरे तुर्की के शहर नाली जॉन में बतौर काजी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे कि उस वक्त उनकी मुलाकात एक सूफ़ी बुज़ुर्ग तापदूक एमरे से हुई। आपने उनकी सोहबत इख्तियार कर ली और 40 साल तक उनकी खिदमत करते रहे और उनसे बहुत फैज़ पाया। यूनुस एमरे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हम असर हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फ़ारसी में शायरी करते थे और उस वक्त जो फ़ारसी थी वो तुर्की के जो शहर हैं, जो शहरी अशराफिया है, वो उनकी ज़बान थी। यूनुस एमरे को एक चीज़ मुनफरिद करती है कि इन्होंने तुर्की के मकामी ज़बान के अंदर शायरी शुरू कर दी और इससे उनको अवाम में बेहद मकबूलियत मिली और आज तक ना सिर्फ तुर्की में बल्कि जो वसी एशियाई ममालिक हैं उनमें भी यूनुस एमरे की जो शायरी है उसको बड़ा पसंद किया जाता है और उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है। वो आज भी उनका शुमार मकबूल तरीन शख्सियात में होता है। अब मामला ये था कि उस वक्त मंगोल और डिफरेंट कबाइल के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ चल रही थी, तो यूनुस एमरे ने अपनी शायरी में इत्तेहाद, अमन, मोहब्बत, भाईचारे का, इंसानियत का पैगाम दिया। तो वो ये सारी चीज़ें जो थीं इन्होंने उनको अवाम के दिलों के और ज़्यादा करीब कर दिया। यूनुस एमरे 1320 में वफ़ात पा गए। उनका मज़ार जिस कस्बे में है उसको उन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया गया, यानी यूनुस एमरे का मज़ार यूनुस एमरे में ही है। ये तो है यूनुस एमरे के हवाले से छोटा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। लेकिन अहम बात यह है, अहम सवाल ये है या अहम जो लोग बात ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अचानक से सरकारी सतह पर जो तुर्की ड्रामे हैं वो क्यों दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा तुर्की जो है दुनिया में क्या तब्दीलियाँ लाना चाह रहा है, जो मैंने पहले सवाल जिक्र किए थे, अब उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। तो उनके जवाबात जो हैं वो जानने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देखें। सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर के बारे में हम सब ने कभी ना कभी पढ़ रखा है। अब मामला ये था कि सल्तनत उस्मानिया जो है, आजकल जो ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, तो ये अर्तुगरुल के बेटे थे, यानी उस्मान जो है ये अर्तुगरुल के बेटे थे और उन्होंने ही सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। ये सल्तनत इतनी वसी थी कि ये 3 बड़े आज़मों तक फैल चुकी थी और आप ये समझिए कि 40 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो इस सल्तनत जब ये टूटी है तो इसमें से 40 से ज़ायद ममालिक जो बने। अब हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी तो जो बाकी ममालिक थे, जिन्हें बरतानिया है, फ्रांस है, इटली है, आयरलैंड है, ये सारे ममालिक जो थे और इनका साथ और भी कुछ ममालिक थे, तो ये मुसलमानों की चूँकि जो खिलाफत है, जो सल्तनत उस्मानिया इंतहाई मजबूत थी, तो ये सारे उसके ख़िलाफ़ थे और ये उसे तोड़ना चाहते थे। उस वक्त तुर्की के अंदर भी बहुत सारी बगावतें हुई। तो वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की पर इन्होंने जो है वो महाज खोल दिया, वहाँ कुछ साजिशें हुई, कुछ हमले हुए और बहुत सारे ऐसे मामलात थे कि जो सल्तनत उस्मानिया ये कमज़ोर हो गई।
اس میں اگرچہ مسلمانوں کی اپنی بہت ساری کمزوریاں تھیں کہ وہ جو شاہی خاندان تھا، جو اقتدار میں جو لوگ تھے وہ کچھ عیاشیوں میں پڑ گئے، اور جس طرح مغل سلطنت کے ساتھ بھی ہوا تھا تو کچھ اس طرح کے ہی معاملات تھے وہاں پہ. اور پلس یہ تھا کہ وہاں پہ جو مسلم جو خاندان، جو طاقتور خاندان تھے، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ انہیں بادشاہت ملے. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ جو حجاز مقدس ہے، جنہیں خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت سعودی عرب نہیں تھا بلکہ حجاز مقدس کہا جاتا تھا، اور یہ بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. کہاں ترکی ہے اور کہاں یہ حجاز مقدس ہیں، تو اس کی ساری خدمت بھی جو ہے وہ ترک ہی کرتے تھے. تو یہ سارے معاملات تھے. لہٰذا ورلڈ وار 1 میں سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کو کمزور کیا گیا، اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ 1919 میں خلافت موومنٹ بھی چلی تھی برِ صغیر کے اندر، اور وہاں ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ ترکی میں جو خلافت کا سینٹر ہے اسے نہ توڑا جائے. بہرحال 1923 میں ایک معاہدے کے تحت، جسے ٹریٹی آف لوزان کہتے ہیں، اس کے تحت سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا، اور پھر اس معاہدے کے تحت کمال اتاترک نے ایک نئے ترکی کی بنیاد رکھی جو جمہوری ترکی ہے. اب اس معاہدے کے حوالے سے تھوڑا جائزہ لیں تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ جو معاہدہ لوزان ہے، اس کے تحت ہوا یہ کہ ترکی میں اب کوئی مذہب نہیں ہوگا، وہاں خلافت نہیں ہوگی، بلکہ ایک آزاد، ایک لبرل ترکی ہوگا. دوسرا یہ تھا کہ ترکی کے جو خاندان ہے، جو پاور، جو صاحب اقتدار تھے، جو لوگ تھے، ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا. سلطنت عثمانیہ کے تمام اثاثے اور ان کی تمام املاک جو ہیں ان پہ قبضہ کر لیا جائے گا، ان کو ضبط کر لیا گیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ اپنے ملک میں موجود تیل کے ذخائر اور معدنیات جو ہیں وہ وہاں سے نہیں نکال سکے گا، بلکہ وہ دنیا سے امپورٹ کرے گا. اس کے علاوہ جو باسفورس کا سمندری علاقہ ہے ترکی کا، اس کو عالمی سمندر قرار دے دیا گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ترکی کسی بھی جہاز سے کرایہ وصول نہیں کر سکے گا. تو یہ وہ سارے معاملات تھے جن کے یہ کہہ لیجئے کہ جو سلطنت عثمانیہ ہے یا ترکی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو چاروں شانے چت کر دیا گیا. اور پھر یہ ہوا کہ ترکی جو ہے وہ عالمی دنیا پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا، تیل کے حوالے سے بھی، معدنیات کے حوالے سے بھی، اور بہت ساری ضروریات تھیں ان کی جس کے حوالے سے. اب بات یہ ہے یہاں کہ یہ اچانک سے یہ سارے معاملات کیا ہوئے، جس کی وجہ سے اب ترکی ڈرامے بھی چل رہے ہیں. اور ترکی میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے وہاں ایک بغاوت کی کوشش بھی ہوئی جسے لوگوں نے ناکام بنا دیا. تو یہ ساری کڑیاں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1923 میں جو معاہدہ لوزان معاہدہ جو ہے یا ٹریٹی آف لوزان جو ہے، یہ 100 سالہ معاہدہ ہے دنیا کے ساتھ، جو 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے. یعنی آج سے 3 سال بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ترکی ایک آزاد ملک بن جائے گا. یعنی وہ تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا. پھر وہ اپنے ملک سے تیل بھی نکال سکتا ہے، اس کے علاوہ معدنیات بھی وہ نکال سکتے ہیں. پھر باسفورس کا جو علاقہ ہے وہاں سے جو بھی جہاز گزریں گے وہ ان سے کرایہ بھی وصول کریں گے. اور یہ سمجھیے کہ سمندری ٹریڈ کی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے جو باسفورس کا علاقہ ہے. یعنی ترکی جو ہے، اس کے علاوہ حجاز مقدس جو ہے، ترکی یہ بھی سمجھتے ہیں، ان کا آج بھی ان کی خواہش ہے کہ یہ دوبارہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں. اور سعودی شاہی خاندان، اس وقت سعودیہ تو تھا نہیں، یہ تو آل سعود جو ہے جب یہ اقتدار میں آئی، یا کہہ لیجیے کہ ان کو اقتدار میں جب لایا گیا تو پھر اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا. تو اس طرح اور جو سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد 40 سے زائد ملک بنے، تو وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ترکی دوبارہ سے اس طرح مضبوط ہو جائے. اس وقت بھی جو اسلامی ریاستیں ہیں یا اسلامی جو ممالک تھے، انہوں نے ترکی کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ صرف برِ صغیر، کیونکہ اس وقت برِ صغیر ہی تھا، نہ پاکستان تھا نہ انڈیا تھا، تو برِ صغیر کے مسلمانوں نے ترکوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا. یہاں سے لوگ گئے جنہوں نے ترکوں کے حق میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس جو بھی سارے معاملات تھے، جو اس وقت جنگیں چل رہی تھیں، جو لڑائیاں چل رہی تھیں، وہ انہوں نے لڑیں. اور آج بھی مسلمانوں کی، یہ برِ صغیر کے مسلمان، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ترکی جو ہیں وہ جو ترک ہیں وہ انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو لہٰذا اب پاکستان میں یہ ڈرامے کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ اپنی امیج بلڈنگ کرنا چاہتا ہے. طیب اردوان اسلامی جو دنیا ہے، اسلامی امہ ہے، اس کی مضبوط ترین شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں. اور آج بھی مسلمان جو انہیں بہت پسند کرتے ہیں، خاص کر برِ صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں یہ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. پاکستان میں ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. تو جو ترکی ہے وہ اپنی امیج بلڈنگ کر رہا ہے. اور یہ جو ڈرامہ ابھی دکھائے جا رہے ہیں، یہ ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ اسی ترکی سے ہے جو ایک مضبوط ترکی تھا. یعنی ارطغرل غازی جو ہیں، وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ
उसके नाम पर रखी गई और वो खिलाफत का एक सारा मामला था। यानी मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि जो भी खिलाफत का जो सेंटर था वो आज का सऊदी अरब नहीं है, बल्कि वो तुर्क था, और तुर्की आज भी चाहते हैं कि सारे जो मामलात हैं वो दोबारा से उनके कंट्रोल में आ जाएं। तो उस इमेज बिल्डिंग के लिए वो अब दुनिया पे खर्च करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करने के लिए जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे तो वहाँ इनकी मुलाकात महातिर मोहम्मद से भी हुई और तैयब अर्दवान से भी हुई। वहाँ एक और बात जो निकली थी, जो सामने आई, वो ये था कि एक इस्लामिक चैनल होना चाहिए, तो ताकि इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मगरिब का प्रोपेगेंडा, उससे काउंटर किया जाए और इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो दुनिया को बताया जाए कि इस्लाम असल में है क्या। तो अब पाकिस्तान ये चाहता है, प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि एक जो इस्लामिक चैनल बनना है तो उससे फ़ायदा पाकिस्तान उठाए। यानी आप देखिए, हमारी वैसे भी नाकदीन ये कहते हैं कि हमारी तारीख यही रही है कि जो भी ताकत बड़ी उभर रही होती थी, हमने उसके साथ ताल्लुकात जोड़े और अपना मफादात हासिल किए, चाहे वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो सऊदी अरब हो, वो UAE हो, या अब तुर्की की मिसाल ले लीजिए। तो हमें ये मालूम है कि तुर्की अब इस मामले में बहुत ज़्यादा फंडिंग भी उसने करनी है। तुर्की अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहा है, उसे सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए उसको पाकिस्तान की जो सपोर्ट है ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान का नज़रिया जो है वो इस्लाम है। इसके अलावा पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, तो लिहाजा उसको फोर्स ही करते हुए अभी से ये तुर्की ड्रामे जो हैं ये यहाँ पे दिखाने शुरू कर दिए हैं और सरकारी सतह पे। यानी अब रियासत जो है वो इन ड्रामों को ऑन कर रही है और तुर्की का जो एक इमेज बिल्डिंग का जो सारा बयानिया है वो अब यहाँ पे उसको फ़रोग दिया जा रहा है। लेकिन ये अभी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कुछ काफ़ी सालों की प्लानिंग है और वो किसी और वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये देखिए कि जो मेजर जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर का जो मशीर इत्तलात लगाया गया, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है। उसकी वजह यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि ISPR की जो एक्सपर्टीज़ हैं प्रोडक्शन के हवाले से और इमेज बिल्डिंग के हवाले से, तो उससे फ़ायदा उठाया जाए। और मेजर आसिम सलीम बाजवा जो हैं, ये जो जदीद ISPR है उसके बानियान में इनका शुमार होता है और उन्होंने बहुत अच्छा ISPR में रहकर डिलीवर किया था। तो अब इनके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि किस तरह से इस सारे मामले को लेकर आगे चलना है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी जिसमें उस वक्त फिरदौस हाशी कवान जो मुशीर इत्तलात थी वो भी शामिल थी, और उसमें ISPR के सरबराह, ISA के सरबराह और बहुत सारी अहम शख्सियात मौजूद थी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये इस्लामिक चैनल जो है इसकी बात की थी। लेकिन फिरदौस हाशी कवान ने उस मीटिंग के बाद, वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी, तो उस मीटिंग के बाद उन्होंने एक जो चैनल हैं उनके मालिक से फ़ोन पर प्राइम मिनिस्टर की बात करवाई और कि भाई ये हमें इस इस्लामिक चैनल के हवाले से हेल्प कर सकते हैं। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी गुस्से का इजहार भी किया था। तो इसके तो ये कहते हैं कि फिरदौस हाशी कवान को हटाने के पीछे एक वजह ये भी है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर समझते थे कि जो उनका विज़न है, जो वो चाहते हैं और जिस तरह से इस चैनल को वो आगे लेकर चलना चाहते हैं, फिरदौस हाशी कवान नहीं कर सकती और ये मामलात जो हैं ये आगे लीक आउट भी हो जाते हैं। तो ये वो सारी वजह है जिसकी वजह से ये सारे ममालिक भी तुर्की से खाइफ हैं और पाकिस्तान में तुर्की ड्रामे भी दिखाए जा रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न यही है कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की से भी क्योंकि फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि मेजर आसिम सलीम बाजवा जो है वो सीपेक अथॉरिटी के सरबराह भी हैं। तो एक तो चाइना जो है वो उभरती हुई ताकत है, उससे कुछ हमें फ़ायदा मिल जाएगा, वो हमें माशी फ़ायदा भी होगा और तरह से भी होगा। इसी तरह तुर्की जो है वो ऊपर आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि हमें इस्लामिक जो पावर है उसका भी, उसके साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे और वहाँ से भी हम फ़ायदा गेन कर रहे होंगे और चाइना के साथ भी हम फ़ायदा गेन कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में ये बहुत सारे जो मामलात हैं तुर्की ड्रामे के हवाले से जो बातें चल रही थी, ये हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए जाएँ। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बनाएँ तो वो भी ज़रूर मेंशन करें। शुक्रिया।